नमस्कार साथियों। भारत ने जो जीडीपी गेन की है सेकेंड क्वार्टर के अंदर 2025 में वो थी 8.2%। अब जो बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये क्वेरी आया कि आईएमएफ ने भारत का जो जीडीपी है उसे सी ग्रेड दिया है। अगर सब कुछ सही है तो आईएमएफ ने सी ग्रेड क्यों दिया है? क्या भारत ने कोई घोटाला किया है? तो ये जो आज का वीडियो है वो इसके ऊपर ही है कि आईएमएफ का एक्चुअली कहना क्या है। उसने भारत के जो ये सिस्टम है जीडीपी इसको सी ग्रेड क्यों दिया है। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि उसने आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड इसलिए नहीं दिया है कि कोई डेटा मैनिपुलेशन हुआ है, बल्कि उसका कहना यह है जो स्टैटिक्स भारत ने यूज किए हैं, जो कैलकुलेशन भारत ने यूज किए हैं, जो वो सिस्टम है वो आउटडेटेड है। जिस तरीके का सिस्टम बिल्कुल करंट जो सिस्टम यूज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किस तरीके से नहीं हुआ, उसका क्या कहना है कि जो बेस ईयर है जिसको भारत ने कंसीडर करके जीडीपी कैलकुलेशन किया है वो 2011-12 का है, जबकि जो अब चल रहा है वो चल रहा है 2025, यानी कि वो 12-13 साल पुराना है। तो जो ये बेस ईयर है, देखिए अभी हम बात करेंगे बेस ईयर से क्या मतलब है और बेस ईयर की कैलकुलेशन में कितनी महत्व है, कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो ये बेस ईयर है आईएमएफ का कहना है कि ये पुराना है, ये उस पिक्चर को कैप्चर नहीं करता जो आज का कंजम्पशन है, जो आज के हिसाब से जो कंजम्पशन कंज्यूमर करता है उस हिसाब से 2011-12 में नहीं होता था, पिक्चर चेंज हो चुकी है। इसलिए ये जो डेटा है ये आज के सिस्टम के हिसाब से नहीं है। तो उसने एक बात तो ये बोली, जो कंजम्पशन है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आज के कंजम्पशन के हिसाब से हमें बेस ईयर लेना चाहिए, यानी कि जो बेस ईयर लिया है उसका कंजम्पशन का स्टाइल और आज का कंजम्पशन का स्टाइल एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए, जब महंगाई फाइंड आउट की जाती है, ठीक है, जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं सबका वेटेज समान है, जो सारी चीजें हैं उनका वेटेज अलग अलग होता है। तो जब कंजम्पशन का पैटर्न अलग था, है ना, और बहुत सारी चीजें उस समय नहीं थी जो आज के समय में है ना, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज के समय में आए हैं, उस समय थे ही नहीं, तो उनका जो वेटेज है वो किस हिसाब से लिया, जब वो सेक्टर उस टाइम था ही नहीं तो उसका वेटेज आज के टाइम में कैसे लिया। तो इसकी वजह से देखिए, जो बेस ईयर है उसका जो मुख्य योगदान होता है वो होता है महंगाई कैलकुलेट करने में। तो जो डिस्टॉर्शन हुआ, चाहे सेक्टर वेट के हिसाब से हुआ हो चाहे कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से हुआ हो, तो जो इन्फ्लेशन की जो कैलकुलेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिस्टॉर्ट से मतलब है कि वो वेरी कर जाएगी, जितनी आनी चाहिए वो उतनी नहीं आएगी, वो कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो केवल कुल मिलाकर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जब इन्फ्लेशन कैलकुलेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो जो रियल ग्रोथ है ना, उसमें भी डिस्टॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के आईएमएफ का कहना यह है कि जिस हिसाब से स्टैटिक्स यूज होने चाहिए उस हिसाब से नहीं हुए। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत का ग्रोथ कैलकुलेशन, जो जीडीपी ग्रोथ है उसका कैलकुलेशन करने का तरीका वही है जो अभी तक करता आया है, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो चाहे इससे पहले वाली सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका तरीका एक ही है, यानी कि तरीके में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बेस ईयर है ये है क्या, इसका जीडीपी कैलकुलेशन में किस तरीके से योगदान रहता है। देखिए, जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। तो उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, जीडीपी ग्रोथ का मतलब है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब देखो, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि खाली एक ही प्रोडक्ट कोई देश प्रोड्यूस कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं गेहूं, और 2023 में हम ये बात मान के चलते हैं कि 1000 किलो प्रोड्यूस हुए और उनकी जो कॉस्ट है वो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 50,000 रुपए हुए, ठीक है। यह है 2023 की बात। 2024 में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वीट प्रोडक्शन है, जो गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ वो 1000 किलो ही हुआ जितना 2023 में था, लेकिन जो प्राइस है वो 50 की जगह 52 रुपए 52 रुपीज पर केजी हो गया। तो जो प्रोडक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 2023 में थी 50,000, 2024 में हो गई 52,000। अब 52,000 को 50,000 से कंपेयर करें और परसेंटेज निकालें तो वो जो ग्रोथ है वो आ गई 4%। तो जो 2023 के कंपैरिजन में 2024 में जो ग्रोथ हुई वो 4% की हुई जीडीपी ग्रोथ। अब लेकिन अब ये देखो, 1000 किलो ही 2023 में प्रोड्यूस हुआ, 2024 में भी 1000 किलो ही प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो गुड्स हैं उसके प्रोडक्शन में तो कोई अंतर आया ही नहीं, जबकि जो वैल्यू है उसमें 4% का अंतर है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अंतर है ये केवल इस प्राइस की वजह से है, जो 50 था और 52 हो गया। 50 से 52 क्यों हुआ, महंगाई की वजह से। महंगाई किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ गया हो, खाद का प्राइस बढ़ गया हो, किसी भी वजह से हुआ, लेकिन ये है महंगाई की वजह से। तो यहां पे रियल ग्रोथ कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन पहले 1000 किलो था, अब भी 1000 किलो ही है, लेकिन यहां जो ग्रोथ आया ये है महंगाई की वजह से। अब हम लेते हैं सेकंड केस। देखिए सेकंड केस में क्वांटिटी अगर बढ़ जाए, 1000 किलो प्रोडक्शन था, ये हो जाए 1100 किलो, और जो प्राइस है वो हो जाए 50 से 52 रुपए पर केजी। तो जो 2024 का जो ग्रोथ आएगी, है ना, जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1100 किलो हुआ है प्रोडक्शन, और 52 रुपए पर केजी के हिसाब से ये वैल्यू आ गई 57,200, 57,200 रुपीज। अब इसको अगर 2023 से कंपेयर करें तो कॉस्ट कितनी थी, 50,000, अब कितनी है 57,200। जब इससे हम निकालते हैं तो जो ग्रोथ आया वो आ गया 14.4%। ठीक है, अब इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए प्रोडक्शन जो है 10% बढ़ा था, 1000 किलो था 1100 किलो हो गया, तो 10% प्रोडक्शन बढ़ा, और ओवरऑल कितना आ रहा है ग्रोथ 14.4%। इसका मतलब क्या है, इसमें जो है महंगाई भी इंक्लूडेड है। ये जो ग्रोथ है ये रियल ग्रोथ नहीं है, इसे बोलेंगे हम नॉमिनल ग्रोथ, यानी कि जो आज के प्राइस के हिसाब से जो प्रोडक्शन वैल्यू में ग्रोथ है वो है नॉमिनल ग्रोथ। अब इसमें से जो महंगाई वाला इफेक्ट है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, वो हमें हटाना पड़ेगा, तब आएगी रियल ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, उसमें ग्रोथ डिपेंड करेगा महंगाई पर, कि हमने महंगाई कैलकुलेट कैसे की है। उस महंगाई को हटाकर, उस महंगाई के इफेक्ट को हटाकर जब हम ग्रोथ निकालेंगे तो वो आएगी रियल ग्रोथ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ये मान के चले रियल ग्रोथ में अगर प्राइस वही है जो पहले था, यानी कि जो आज के प्राइस को पहले वाले प्राइस से एडजस्ट कर दें, तो जब ग्रोथ जो आएगा वो होगा रियल ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला झंझट करा ही क्यों जाए कि पहले हम वैल्यू निकालें, है ना, फिर उसमें से महंगाई को माइनस करें। इसकी बजाय अगर हम प्रोडक्शन लेके ही चलते कि जहां जो है 5000 किलो का प्रोडक्शन हुआ, या पहले 1000 किलो का प्रोडक्शन हुआ, अब 1100 किलो का प्रोडक्शन है, तो क्यों नहीं हम जीडीपी को किलो में ही निकाल लें, मतलब क्वांटिटी के आधार पर ही निकाल लें कि भाई 10% हो गई ग्रोथ। देखिए उसका कारण क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कोई सर्विसेज है ना, उसको हम केजी में, क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी चीज हो उसको हम वैल्यू में, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है, उसमें हम मेजर कर सकते हैं कि वो अब उसकी वैल्यू पहले क्या थी, उसकी कीमत अब क्या है। यानी कि हर चीज की कीमत में मेजरमेंट की जा सकती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, उसकी हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, और उसमें से महंगाई को, महंगाई की वजह से जो बढ़ी हुई प्राइसेस है उसको एडजस्ट कर देते हैं, वहां से वो रियल ग्रोथ आ जाती है। अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, देखिए अब हम बात करते हैं वो जो बेस ईयर है उसका क्या मतलब है। देखिए जो हमने वो जो महंगाई एडजस्ट की है ना, वो हमने क्या किया, जैसे कि हमें 2023 और 2024 का कंपैरिजन करना है, तो इन दोनों सालों में हम जो प्रोडक्शन निकालेंगे और वो जो महंगाई एडजस्ट होगी वो प्राइसेस को फिक्स करके होगी, तो हम एक स्टैंडर्ड ईयर लेंगे, उसको हम बेस ईयर मानेंगे, उसके हिसाब से हम जो हमें 2 सालों का कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल हमें 2024 का निकालना है ग्रोथ, तो 2023 के कंपैरिजन में निकालेंगे, तो उन दोनों का जो प्रोडक्शन वैल्यू है 2023 और 2024 की, उसमें जो महंगाई कंसीडर होगी वो हम एक स्टैंडर्ड बेस ईयर के हिसाब से निकालेंगे। वो अब हम बात करते हैं। देखिए जैसे कि अब हमें इन्फ्लेशन मेजर करना है, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे बात हो रही है 2012 की, तो हम 2012 को ही मान के चलते हैं। 2012 में एक हमने बास्केट खरीदी, बास्केट क्या खरीदी, हमने एक बास्केट बनाई जिसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि उसमें दाल है, तेल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है जो हमने पे किए हैं, या रेंट हम देते हैं, हमने डेटा पैक लिया है, हमने बस की टिकट ली है। यानी कि जो जो चीजें एक व्यक्ति खरीदता है, हम यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, है ना, जो जीडीपी में निकलता है वो होलसेल के बेस पे निकलता है, लेकिन अगर हम ये समझ लें तो वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर जो जो चीजें खरीदता था 2012 में, उसकी हमने एक बास्केट बना ली। ठीक है, 2012 में जब हमने इसका प्राइस निकाला कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस कितना है ना, वो मान लो ये आ गया 10,000। ठीक है, अब यही बास्केट हमने निकाली 2023 में, है ना, 2023 में अगर हम इन सब चीजों के प्राइस निकालें तो वो आया 13,800। ठीक है,
अब 13,800 को 10,000 से कंपेयर करेंगे तो महंगाई कितनी आई, प्राइस कितने बढ़ गए, 38%। ठीक है, अब अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो 10,000 को मैं इंडेक्स मान लू 100, है ना, 10,000 के कंपैरिजन में ये हो गए 13,800, तो इंडेक्स कितनी हो गई, 138। महंगाई कितनी हो गई, 138 माइनस 100 यानी कि 38%। ठीक है, अब इसी बास्केट का प्राइस मैं निकालू 2024 का। 2024 में मैं ये मान रहा हूं कि ये जो इन सब चीजों के प्राइसेस जो हैं वो हो गए 14,500, 14,500 तो इसका अगर अब इसको इससे कंपेयर करूं, ये था 10,000, ये है 14,500, तो कितना इंक्रीज हुआ प्राइसेस में, 45%। और इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स कितना हो गया, 10,000 की जो इंडेक्स थी वो कितनी, 100, तो 14,500 की इंडेक्स कितनी हो गई, 145। क्लियर। अब देखो मुझे कंपैरिजन करना है 2023 और 2024 में, तो ये जो इंडेक्स है ये है 138, ये जो इंडेक्स है ये है 145, या फिर मैं प्राइसेस भी करके निकाल सकता हूं, ये है 13,800 और ये है 14,500। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे 14,500 माइनस 13,800 डिवाइडेड बाय 13,800 इंटू 100, तो वो हो जाएगी महंगाई में जो इंक्रीज हुआ है ना, ये वाला। ठीक है, ये आ गया 5.07%, यानी कि 2023 से 2024 में जो महंगाई बढ़ी है वो है लगभग 5%। अब इस 5% को जो हमने जीडीपी ग्रोथ निकाला है उसमें एडजस्ट करके रियल ग्रोथ आएगी। क्लियर। अब जो झगड़ा है वो झगड़ा ये है कि जो 2012 में हमने जो बास्केट बनाई थी इन चीजों की, वो आज के टाइम में भी ये चीजें तो हैं, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बास्केट के अंदर नहीं है, जो 2012 के अंदर थी ही नहीं, है ना। तो वो जो बास्केट है वो आज की जो खरीदारी है उसको प्रेजेंट नहीं कर रही, जो आईएमएफ का कहना है। जैसे कि आज के टाइम में जो ई कॉमर्स जो सर्विसेज हैं उस टाइम में उस हिसाब से नहीं थी जो आज के हिसाब से। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हम आज के टाइम में करते हैं, जो डेटा हम आज के टाइम में यूज करते हैं, उस टाइम में नहीं थी। जब आज के टाइम में बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं जैसे स्विगी है ना, इस तरीके की सर्विसेज उस टाइम में थी नहीं। आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, तो ये जो इन चीजों पे जो आज हम पैसे खर्च कर रहे हैं उस टाइम में वो चीजें थी नहीं। तो वो जो बास्केट हमने ली है 2012 वाली, जो चीजों की वैल्यू हमने निकाली है आज के टाइम में, वो जब चीजें थी ही नहीं, तो फिर हमने उसकी महंगाई किस तरीके से निकाली, है ना। तो जो महंगाई में जो इंक्रीज है वो हमने किस तरीके से निकाला। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो रियल पिक्चर होनी चाहिए 2012 की, जो उस टाइम में कंज्यूमर्स खरीदते थे, वो आज की ट्रू पिक्चर को प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो जो आईएमएफ का जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जो 2011-12 का जो डेटा है, जो हमने वहां की बास्केट ली है महंगाई निकालने के लिए, वो बहुत पुरानी है। तो हमें जो डेटा है वो कंपैरेटिवली नया लेना चाहिए। अगर हम आईएमएफ की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, तो वो विद इन 5 ईयर्स का डेटा हमें लेना चाहिए। जैसे कि आज 2025 चल रहा है तो हमें 2019-20 इस तरीके से डेटा लेना चाहिए, वो ट्रू पिक्चर को प्रेजेंट करेगा। अब भारत ने क्या रिस्पॉन्स किया है, भारत ने रिस्पॉन्स किया है कि जो हम 2026 में जीडीपी निकालेंगे उसमें हम 2011-12 को बेस ईयर ना मान के हम 2017-18 को बेस ईयर मानेंगे। ठीक है, भारत ने इस तरीके से रेस्पॉन्ड किया है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आए कि भाई 2017-18 का डेटा उसको हम बेस क्यों माने, क्यों ना 2022-23 को बेस बनाया जाए, जिससे कि ये सेम प्रॉब्लम 3-4 साल बाद फिर से ना आए। देखिए ऐसा नहीं कि हम किसी भी साल को बेस ईयर मान लेंगे, बेस ईयर बनाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बेस ईयर इस हिसाब से लिया जाता है, उस साल को बेस ईयर लिया जाता है जहां पे प्राइसेस जो है कंपैरेटिवली स्टेबल रहे हो, उसमें बहुत उछाल या गिरावट ना आई हो इंटरनेशनली। ठीक है, यानी कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना आए हो, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट ना हुई हो, यानी कि स्मूथली बिजनेस चल रहा हो, और उस साल के जो सर्वेज हैं वो पूरे हुए हो, उनका डेटा, उनका जो रॉ डेटा है वो टोटली अवेलेबल हो, तो हम उस हिसाब से बेस ईयर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम 2022-23 की बात करें, अगर हम 2022-23 को बेस ईयर लेना चाहें तो क्या इश्यूज हैं। देखिए 2022-23 में रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर गए थे। जो फूड के प्राइसेस हैं, देखिए ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो सब चीजों के प्राइस बढ़ते हैं, तो सब चीजों के प्राइस बहुत तेजी से बढ़े थे, महंगाई बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। तो वो जो ईयर है वो बहुत स्टेबल नहीं था, जो सप्लाईज हैं, है ना, वो डिसरप्ट हो गई थी। देखिए जो सप्लाई होती है वो कहां से होती है, जैसे रूस से होती है एनर्जी की सप्लाई, चीन से बहुत ज्यादा सप्लाई होती है, तो वो सारी ना डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो एक स्टेबल ईयर नहीं था। और जो ग्लोबल है
है ना, ग्लोबल स्लो डाउन का वो टाइम था। तो हम 2022-23 को अगर ले लें तो वो स्टेबल ईयर नहीं है। दूसरी बात, जो 2022-23 है वो बहुत रिसेंट गया है। भारत के हिसाब से देखें, भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे सर्वेज करने चाहिए, करने पड़ते हैं, है ना, तो वो डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो 2022-23 का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 2017-18 वो कंपैरेटिवली थोड़ा पुराना है, लेकिन उसके सर्वेज के डेटा होंगे भारत के पास, इसलिए उसको बेस ईयर बनाने की बात चल रही है। अच्छा, अब एक बात यह है कि 2017-18 में और क्या इश्यूज है, पुराना तो है ही है, इसमें और भी कई सारे इश्यूज है। देखिए, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो 2017-18 के बाद भारत में बूम हुई, जैसे कि यूपीआई पेमेंट है ना, वो 2017-18 के बाद बूम हुई, 19 के बाद वो बूम हुई, तो वो इसमें नहीं आएगी। जो भारत का जीएसटी कैलकुलेशन है वो बाद में स्टेबलाइज हुआ है, इस टाइम तक तो वो स्टेबल ही नहीं था, उसमें बहुत सारे हिकअप्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो जीएसटी कैलकुलेशन जो है अब वो स्टेबल हुआ है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका। तो 2017-18 में अगर हम हर चीज माने तो अब भी इसमें भी नहीं आ पाएंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर इससे बाद का डेटा लेते हैं तो उसका सर्वे का इश्यू आता है। तो बेस्ट जो है वो 2017-18 का डेटा ही है कंपैरेटिवली, जिसको बेस ईयर भारत के हिसाब से माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस किस तरीके के सर्वेस किए जाते हैं, है ना, उसके आधार पे महंगाई निकाली जाती है और महंगाई के आधार पे ग्रोथ कैलकुलेशन होता है जीडीपी का। जैसे कि जनगणना है ना, ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होना था 2021 में, लेकिन वो डिले होता चला गया किसी भी कारण से, चाहे पॉलिटिकल कारण हो, सोशल कारण हो, उस टाइम में कोविड भी आ गया था, तो ये डिले चल रहा है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस हिसाब से कंज्यूम करते हैं, चीजें खर्च करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं, तो वो जो पैटर्न है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग हैं वो किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं, किस किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट से वो पैसे कमा रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे सर्वेज होते हैं जिनके आधार पे महंगाई कैलकुलेट की जाती है, गरीबी कैलकुलेट की जाती है, और उसके हिसाब से फिर लास्ट में ग्रोथ प्रोडक्शन जीडीपी कैलकुलेशन होता है। तो ये हो गई एक बेस ईयर की बात, है ना। दूसरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है आईएमएफ का भारत के विषय में, वो है जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है ना, उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो एस्टिमेशन है वो बहुत एक्यूरेट दिखाई नहीं देता। कैसे? देखो, इनफॉर्मल सेक्टर से क्या मतलब है? इनफॉर्मल सेक्टर से मतलब है जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे छोटे दुकानदार है ना, अब ये तो लोग तो जीएसटी लेते नहीं है, जीएसटी नंबर लेते नहीं है, तो इनका कैसे पता पड़ेगा? छोटे व्यापारी हैं, है ना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, वर्कशॉप लगा के लोग बैठे हुए हैं, तो वो जीएसटी नंबर नहीं लेते जब तक कि उनका एक डेफिनेट इनकम आना शुरू ना हो जाए, बड़ा इनकम आना शुरू ना हो जाए, वो जीएसटी नंबर नहीं लेंगे। तो वो जो है इतना छोटा लेवल है कि उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आज जीएसटी नंबर अगर वो ले भी ले, काम नहीं चला, 2 महीने बाद बंद कर देंगे, तो उनका अननेसेसरी का वो खर्चा भी होगा, है ना, उनको परेशानी भी होगी। लेकिन वो सेक्टर इतना बड़ा है इनफॉर्मल सेक्टर की, हमारी जीडीपी का 40, 45, 50% वहां से आता है। हमारे जो 80% लोग हैं, 80% लोगों की जो जॉब है इनफॉर्मल सेक्टर में है ना, तो उसको इन्वॉल्व करना जीडीपी ग्रोथ में, उस कैलकुलेशन को सही रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईएमएफ का कहना क्या है? आईएमएफ का कहना यह है कि भाई इनफॉर्मल सेक्टर भारत में बड़ा है और बहुत डायनामिक है। डायनामिक से क्या मतलब है कि उसमें चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं। जैसे कि किसी ने कोई काम धंधा शुरू किया, है ना, वो पिक्चर में आया या नहीं आया, और 3 महीने बाद वो बंद हो गया। या बहुत सारे काम सीजनल होते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फायर क्रैकर्स का काम करते हैं दिवाली पे, मिठाइयों का काम करते हैं खाली दिवाली पे, तो सीजनल काम करते हैं। और बहुत सारा जो बिजनेस है, एक बड़ा वॉल्यूम इनफॉर्मल सेक्टर में, वो कैश में होता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं पड़ता भाई कितने पैसों का काम धंधा हुआ। तो इस चीज को कैप्चर करने के लिए जो उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई रियल टाइम ट्रैकिंग होनी चाहिए। रियल टाइम ट्रैकिंग से क्या मतलब है कि जो सच में चल रहा है ना, उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि जो भारत के पास डेटा है, अब 140 करोड़ लोग हैं, है ना, तो आईएमएफ का कहना क्या है कि जो डेटा का जो साइज है, जो सैंपल साइज है, वो एक्यूरेट, वो बड़ा नहीं है, वो सैंपल साइज छोटा है, और जो फील्ड के जो विजिट्स किए गए हैं, है ना, वो बहुत कम है। यानी कि वो जो विजिट्स होने चाहिए, जैसे वो लोग हैं उनके पास फ्रिक्वेंटली जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए, जिससे कि सैंपल साइज बड़ा हो। और वो जो
सर्वे है वो रिसेंट हो, ऐसा ना हो कि वो 10 साल 15 साल पुराना हो। कहने का मतलब यह है कि जो वो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ढंग से कैप्चर नहीं हुआ है, वो डेटा पुराना है जो सर्वे वाला डेटा है, इसलिए उसने भारत को सी ग्रेड दिया है। सी ग्रेड का मतलब यह नहीं है कि डेटा मैनिपुलेट हुआ है, सी ग्रेड का मतलब यह है कि जिस हिसाब से एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन हो सके उस हिसाब का भारत का डेटा नहीं दिखता। डेटा पुराना है, जो आज के सैंपल को, आज का जो सैंपल साइज है या आज की जो पिक्चर है उसको, जो वो पुराना वाला डेटा है वो ट्रूली प्रेजेंट नहीं कर रहा, चाहे वो बेस ईयर की बात हो चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी बात हो। इसलिए आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड दिया है। देखिए ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये 2 साल से चालू हुआ है, उससे पहले ब्रॉड टर्म में जीडीपी को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि भाई एडिक्वेट है ना, ब्रॉडली एडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है। अब ये ग्रेड सिस्टम देना शुरू किया है, ए बी सी डी, इस हिसाब से 4 ग्रेड था। अब देखो अगर हम आईएमएफ के हिसाब से चले, है ना, अब हम आईएमएफ की बात करते हैं। जो लोग इस तरीके की कैलकुलेशंस इजाद करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो वो लोग जो हैं वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, यूरोप के देश हैं, है ना, और वो जो यूरोप के लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ बहुत अलाइंड हैं। पब्लिक उनकी कितनी है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, है ना, और गवर्नमेंट के साथ अलाइंड भी, यानी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को उस हिसाब से, गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो क्या होता है कि उनके लिए कोई भी सर्वे करना बहुत आसान है ना, बहुत कम टाइम टेकिंग है, रिसोर्सेज भी कम लगते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 140 करोड़ लोग हैं, बहुत, जो रीजन वाइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा है, सोशल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा है। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज मिल जाएंगी जहां लोगों को, सर्वे वाले लोगों को घुसने भी नहीं दिया जाएगा, शक की नजर से देखा जाएगा। तो भारत में सर्वेज इतने आसान नहीं है जितना आईएमएफ सोचता है या आईएमएफ की डायरेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी वो जितने एक्यूरेट, जितना फिजिबल है उतना कम से कम भारत को करना चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन एक बात पक्की है, जो भारत का कैलकुलेशन का तरीका है वो वही है जो वो हर बार यूज करता है। तो प्रश्न मैनिपुलेशन का नहीं है, प्रश्न इस बात का नहीं है कि कोई घोटालेबाजी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि जो 8.2% ग्रोथ है, अगर सही डेटा लिया गया, जो आईएमएफ के हिसाब से बात करें, रिसेंट डेटा अगर लिया जाए, बेस ईयर रिसेंट लिया जाए, है ना, और जो डेटा है इनफॉर्मल सेक्टर का वो बिल्कुल एक्यूरेट रिसेंट लिया जाए वो भी, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो 8.2 से 7% रह जाएगी, 6% रह जाएगी, वो ऊपर भी जा सकती है, 8.2 से 9.2% भी हो सकती है, और वो 7.5% भी रह सकता है। तो आईएमएफ का कहना केवल इतना है कि वो जो डेटा है उसकी जो एक्यूरेसी है उसके लिए जरूरी है कि सर्वेज रिसेंट किए जाएं, मतलब लगातार किए जाएं, सैंपल साइज बढ़ा लिया जाए, जो बेस ईयर है वो हाल फिलहाल का लिया जाए और उसके आधार पे कैलकुलेशन की जाए, तब वो जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल ट्रू होगी, है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आईएमएफ का कंसर्न क्या है, उसने भारत की कैलकुलेशन को, जीडीपी का जो स्टैटिक्स है उसको सी ग्रेड क्यों दिया है। अगली बार हम फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।